तो पहला भी है मोशन इन वर्टिकल सर्किल। मोशन इन वर्टिकल सर्किल ये दूसरा टॉपिक है। देखिए, मोशन इन वर्टिकल सर्किल एक एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, है कि नहीं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या था, जो बॉडी या पार्टिकल मोशन करता है सर्कुलर पाथ, उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है। स्पीड, वेलोसिटी नहीं। स्पीड का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो जब कभी पार्टिकल किसी ऐसे सर्कुलर पाथ पर मोशन करे जिसमें उसका स्पीड कांस्टेंट रहे, जैसे हॉरिजॉन्टल सर्किल में मोशन है, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और पार्टिकल में एक्सीलरेशन भी रहता है टुवर्ड्स द सेंटर, तो उसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं, और वो है v²/r। और सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r या mr ओमेगा स्क्वायर, है ना। अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो उसमें जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब उसमें एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं होगा। एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं होगा। दूसरा, उसमें लीनियर एक्सीलरेशन भी नहीं होगा। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो होगा लेकिन लीनियर एक्सीलरेशन नहीं होगा। अब कौन सी कंडीशन है जिसमें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा? उसमें एक कंडीशन ये है कि बॉडी पर कुछ टार्क अप्लाई होना चाहिए। अगर किसी बॉडी पर जो सर्कुलर मोशन कर रहा हो उस पर सर्टेन टार्क एक्ट कर रहा हो, तब उसका जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। अगर टार्क है टाउ, तो उसमें एंगुलर एक्सीलरेशन होगा अल्फा, और अल्फा होता है टाउ/आई। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर उसमें एंगुलर यानी टार्क है तब उसका एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो नहीं है। एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो नहीं है। एंगुलर मोमेंटम, हाँ ना, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जीरो रहेगा। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होना चाहिए। कब? जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा। रहेगा? नहीं मालूम है ये सब? पहले थोड़ा सा लिखिए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, if a particle moving on circular path under certain torque, then
motion of the particle is said to be non-uniform circular motion. Due to the certain torque, angular acceleration alpha is equal to torque tau upon I. तो कंडीशन ये होती है tau is not equal to 0 implies that angular momentum L लिखते हैं वो है MVR, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, नॉट कांस्टेंट, नॉट इक्वल टू ए कांस्टेंट। जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन मोशन करता है ना, सर्कुलर ऑर्बिट अगर ले रहे हैं आप, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट। MVR NH/2π होता है, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो कांस्टेंट रहता है। जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, इस पर फोर्स भी एक्ट कर रहा है। F नॉट 0 है, F भी नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब लीनियर मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं है। लीनियर मोमेंटम इसको P लिखते हैं, P इक्वल टू mv है, ये भी कांस्टेंट नहीं है। अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है, mv अगर कांस्टेंट नहीं है तो v कांस्टेंट नहीं है। m तो डेफिनेट वैल्यू है, वो तो चेंज होता नहीं है। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी v इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, नहीं। तो ये सब कंडीशंस होते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। और वो एक हमने एग्जाम्पल बताया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, एक बड़ा एग्जाम्पल है मोशन इन वर्टिकल सर्किल। मोशन इन वर्टिकल सर्किल वो कभी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होता है। ज्यादातर जो हॉरिजॉन्टल सर्किल में मोशन है जिसमें स्पीड कांस्टेंट है, वो भी नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। अगर उसकी लीनियर स्पीड बढ़ रही हो तो टेंजेंशियल फोर्स रहेगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी रहेगा, तो वो भी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। लेकिन वर्टिकल सर्किल में अगर पार्टिकल मोशन कर रहा हो तो इट इज ऑलवेज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इस पर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन इस पर पूछे गए मोशन इन वर्टिकल सर्किल के लिए। तो अब हम उसको पहले डिस्कस करें कि वो होता कैसे है वर्टिकल सर्किल में मोशन। यहां तक क्लियर है? लिखिए, consider a particle of mass m moving on circular path in vertical plane वर्टिकल प्लेन यही बोर्ड है आपका, ये जो स्मार्ट बोर्ड है ये वर्टिकल प्लेन है। तो इसका मतलब ऐसे सर्किल में मोशन पार्टिकल का है, ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं है, है ना? तो इसमें मोशन है उसका।
तो हम एक सर्किल ले रहे हैं वर्टिकल प्लेन में। अब जैसे कोई मान लीजिए स्टोन है, उसको हमने किसी स्ट्रिंग से बांध दिया एक तरफ वन एंड पर, और दूसरे एंड को फिक्स करके ऐसे वर्टिकल सर्किल में उसको रोटेट करा रहा है। तो होगा क्या, मान लीजिए सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है, आर है या एल जो भी है, मान लो स्ट्रिंग से बंधा है तो हम उसको वह एल भी ले सकते हैं। ये मान लीजिए सेंटर है और ये लेंथ एल है या आर है, और कोई पोजीशन ये है पार्टिकल का एट एनी इंस्टेंट, इसको हम हाईएस्ट पोजीशन एच लिख दे रहे हैं, ये लोएस्ट पोजीशन है एल, और यहाँ दो पॉइंट अलग अलग हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर मान लें, ये मान लीजिए है ए और यहाँ मान लीजिए है बी। अब ये मोशन ऐसे वर्टिकल सर्किल में है, हमने मास कितना लिया, एम लिया है पार्टिकल का मास। अब ये मान लो किसी स्ट्रिंग से अटैच है, उसके एक एंड पर ये मास लगा हुआ है, दूसरा यहाँ पर इसके सेंटर पर फिक्स है, और पार्टिकल ऐसे वर्टिकल सर्किल में मोशन कर रहा है एट एनी इंस्टेंट। यहाँ पर है ये पी पोजीशन पर, और तब इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगा, तो ये वेलोसिटी है मान लो वीपी इस कंडीशन में। तो इस पर कितने फोर्सेज एक्ट कर रहे होंगे, अभी देखिए, कुछ बनाइए मत, अभी बना लीजिएगा, बहुत इजी है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पहले कंसेप्ट उसका समझ लीजिए फिर सारे रिजल्ट आ जाएंगे। अब वो पार्टिकल यहां से मान लीजिए चला या कहीं से चलना शुरू किया, ऐसे सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, एट ए टाइम यहां पर पहुंचा, और ये एक स्ट्रिंग है जिससे वो पार्टिकल अटैच है, इसका मान लो रेडियस आर है, तो स्ट्रिंग की लेंथ वही एल है, एल इक्वल टू आर लिख देंगे। मान लो स्ट्रिंग का लेंथ जिसमें हमने उसको लिया था एल लिया था, तो एल ही आपका रेडियस हो गया। इस समय इस पर कितने फोर्स एक्ट कर रहे होंगे पार्टिकल पर, एक तो जिस स्ट्रिंग से अटैच है वो, उसमें टेंशन होगा टी, और एक है वेट, वेट है mg, मास लिया है ना हम, और ग्रेविटी है g, तो वेट कितना है या फोर्स, तो वो है mg, ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और टेंशन इन द स्ट्रिंग हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग होगा टुवर्ड्स द सेंटर। मान लीजिए ये वर्टिकल लाइन से यानी HL से थीटा एंगल पर है, इसका मतलब एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज थीटा। अब ये मान लीजिए एक स्टेट है, टी टाइम में पार्टिकल यहां पहुंचा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसमें कितना हो गया, थीटा। तो हम mg को दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक तो अगर यहाँ एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है, जिस तरफ एंगल होगा उधर कंपोनेंट होता है cos, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट है टेंजेंशियल, वो हो जाएगा mg sin थीटा। तो ये टू फोर्सेस थे, एक फोर्स था टेंशन और दूसरा था वेट। हमने वेट को रिजॉल्व कर लिया इन टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, तो ऐसे एक पैरेललोग्राम चाहे तो ये बन जाएगा, ये एक पैरेललोग्राम आता, तो इसका मतलब आपका जो यहां तक पोर्शन है ये यही है, बैक कहां से होगा, यहां से, हाँ ये हम इसको थोड़ा सा ये बढ़ गया हटा दे रहा है ना। तो अब ये आपका ये कंपोनेंट ये है, ये इतना mg cos थीटा और ये mg sin थीटा, उसका रिजल्टेंट ही mg है, या ये कह सकते हैं mg के दो कंपोनेंट्स हैं, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, हमेशा क्या होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ये हमेशा कहां होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो
टूवर्ड्स द सेंटर फोर्स क्या है, एक तो टी है और mg cos थीटा ठीक उसके अपोजिट है। तो नेट फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर कितना है, नेट फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर कितना है, T माइनस mg cos थीटा। यही क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ही क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है Fc। और Fc कितना होता है, m v स्क्वायर बाई r। अब मान लो यहां पर हमने वेलोसिटी vp लिख दिया है, तो m vp स्क्वायर बाई r। p का मतलब पोजीशन पार्टिकल का है, तो इसे हम टेंशन लिख सकते हैं। T इक्वल टू है mg cos थीटा को उधर लाइए तो m vp स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा, ये एक इक्वेशन मिल जाएगा। यही इक्वेशन ऑफ मोशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या लेते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो अब मास क्या है, m है, नेट फोर्स हमारा t माइनस mg cos थीटा, और एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है v स्क्वायर बाई r, तो vp स्क्वायर बाई r। तो ये अब इक्वेशन आपका मिला। t कितना टेंशन है स्ट्रिंग में, m vp स्क्वायर बाई r प्लस mg cos थीटा। अब जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा हाईएस्ट पोजीशन तक, तो हो सकता है ये बीच में कहीं वेलोसिटी जीरो हो जाए, या आगे बीच में चल करके टेंशन जीरो हो जाए, वेलोसिटी जीरो ना हो। कई कंडीशन हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कहीं वेलोसिटी उसकी जीरो ना हो और वो हाईएस्ट पोजीशन तक पहुंच जाए। तो कंडीशन वही होगी, टू कंप्लीट द सर्कुलर पाथ, उसको कहते हैं लूपिंग द लूप। तो कब ये लूप कंप्लीट होगा कि पार्टिकल में या बॉडी में, जो बॉडी पर जो टेंशन है वो कहीं पर जीरो ना हो, कहीं पर जीरो ना होने पाए, हाईएस्ट पोजीशन पर भी पहुंचे तब भी टेंशन उसमें जीरो ना हो, तब तो वो सर्किल को कंप्लीट करेगा। तो टी मिनिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। टेंशन की मिनिमम वैल्यू हाईएस्ट पोजीशन पर जीरो से बड़ा होना चाहिए कि नहीं। अब क्रिटिकल कंडीशन होती है जिसमें वो लूप को कंप्लीट करेगा, तो हम क्या ले लेते हैं, जीरो। टेंशन क्या मान लेते हैं, जीरो। तो वो कहलाता है क्रिटिकल कंडीशन। तब जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है हाईएस्ट पोजीशन पर, उसको कहा जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी, उसको कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। तो फॉर लूपिंग द लूप, कंडीशन ये क्या बनेगा इसमें, फॉर लूपिंग द लूप, इसका मतलब टू कंप्लीट द सर्कुलर पाथ, t मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, t मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट। तो हम इसको TH लिख दे रहे हैं। कि नहीं, जो मिनिमम वैल्यू होगा जिसको हमने कहा था क्रिटिकल कंडीशन, वो हाईएस्ट पोजीशन पर टेंशन आकर के जीरो हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी तब जीरो नहीं है। क्यों नहीं जीरो है, यहां से देख लीजिए, एट एच, मान लीजिए एट हाईएस्ट पोजीशन, टी मिनिमम क्या हो सकता है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो। टेंशन निगेटिव तो होगा नहीं, कि होगा, नहीं होगा। तो वन से क्या मिलेगा, देखिए वन से क्या मिल जाएगा आपको, अगर हम इसको जीरो ले तो m vp स्क्वायर बाई r, या वैसे लिख सकते हैं, अभी मान लो जीरो नहीं है,
हम मिनिमम इसकी वैल्यू ले ले हाईएस्ट पोजीशन पर। काश की मिनिमम वैल्यू ले लीजिए एट हाईएस्ट पोजीशन पर। हम क्या ले लें, काश की मिनिमम वैल्यू टी मिनिमम क्या हो सकता है, एम वीपी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी -1, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करा, देखिए कास थीटा पर। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा ये थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। थीटा यहां जब होगा लोएस्ट पर तो 0, ऊपर गया यहां पहुंचेगा तो 90 डिग्री, ऊपर गया तो 180 डिग्री। और कास 180 डिग्री कितना होता है, -1। यही है मिनिमम वैल्यू कास की। कास 0 की वैल्यू 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू और -1 इज द मिनिमम वैल्यू। तो टेंशन जो मिनिमम है वो ये है। अब वो मिनिमम टेंशन कितना है, ये आ गया एम वीपी स्क्वायर बाई आर और माइनस एम जी, ये टी मिनिमम है। तो इसका मतलब फॉर लूपिंग द लूप टी मिनिमम ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कि नहीं, क्रिटिकल कंडीशन के लिए 0 और लूपिंग द लूप के लिए उससे ज्यादा होना चाहिए। तो फॉर लूपिंग द लूप ये लिख सकते हैं टी मिनिमम इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा, एम वीपी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एम जी। वैसे इसको अभी निकालने की जरूरत नहीं है, पहले लॉग कंजर्वेशन आप, अब अगर ये पहुंच रहा है ऊपर, यहां पर पहुंचा तो लॉग कंजर्वेशन आप एनर्जी लगाइए बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होगा, हाफ एम वीपी स्क्वायर, और यहां पर क्या लिखें, हाफ एम वी एच स्क्वायर प्लस एम जी, कितना हाइट गेन कर लेगा, ये कितना हाइट गेन करेगा, ये आर और ये भी आर है ना, आर कॉस थीटा, तो ये आर प्लस आर कॉस थीटा, आर कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस कॉस थीटा कि नहीं, ये कंडीशन हो जाएगी। तो हाफ हटा लीजिए तो ये हो जाएगा एम वीपी का स्क्वायर इक्वल टू एम वी एच का स्क्वायर प्लस 2 एम जी आर 1 प्लस कॉस थीटा। एम कैंसिल कर लीजिए, यहां देखिए सब जगह है, तो वीपी स्क्वायर कितना आ गया, ये हो गया वी एच स्क्वायर प्लस 2 जी आर और 1 प्लस कॉस थीटा। ये है वेलोसिटी एट एनी प्लेस, ये क्या है, वेलोसिटी एट एनी प्लेस है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एट द हाईएस्ट पोजीशन इतना लिखिए पहले, क्योंकि आगे बड़ा टॉपिक है तो इसको डिराइव करने पड़ेंगे सब पूरा।
ये देखिए यहाँ VP होना चाहिए था, ये VH हाईएस्ट पोजीशन हुआ ना, VH स्क्वायर बाई R, और यहां से VH निकाल लीजिए, VH इक्वल टू √GR, एम कट जाएगा एट द हाईएस्ट पोजीशन। कि नहीं, ये T मिनिमम कहाँ होगा, एट द हाईएस्ट पोजीशन होगा ना, ये एट द हाईएस्ट पोजीशन है। यहां पर भी देखिए ये कहाँ सा, इसको भी लिख लें, वही सब जगह VH कर लीजिए, ये है VH स्क्वायर बाई R, और M तो था ही। हटा दे अब वहां रख लीजिए VP स्क्वायर लोएस्ट पोजीशन पर कितना आएगा, ये तो हो गया वेलोसिटी एट एनी प्लेस। यहां पर जो भी आप रखेंगे वैल्यू थीटा की, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट निकाल लेंगे कि नहीं। ये इक्वेशन मान लीजिए 2 है, अब टेंशन भी इसको रख करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लोएस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी एट दिस पोजीशन वेलोसिटी वो हम लिख रहे हैं, देख लीजिए VP स्क्वायर इक्वल टू है VH स्क्वायर प्लस 2GR 1 प्लस कॉस थीटा। तो जब लोएस्ट पोजीशन पर लेंगे तो थीटा 0 रहेगा, क्या रहेगा 0, तो वो वैल्यू हम रख रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, अब हटाए। अब देखिए ये आपका VH स्क्वायर प्लस 2GR 1 प्लस कॉस थीटा था, ये क्या था, ये है VP स्क्वायर। अब जब लोएस्ट पोजीशन की बात कर लीजिए, एट द लोएस्ट पोजीशन, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, लोएस्ट पोजीशन का मतलब नीचे L पर, तो थीटा क्या था 0 है, और cos 0 वैल्यू क्या होगी, cos 0 1 है, तो VL स्क्वायर फिर लिखेंगे इसको लोएस्ट पोजीशन के लिए, तो ये हो गया VH स्क्वायर, वो था GR √GR था ना VH प्लस 2GR, और ये होगा 1 प्लस 1, तो ये हो गया 4, तो ये हो गया GR प्लस 2GR इंटू 2, तो ये 4GR प्लस GR कितना हो गया 5GR, तो ये हो गया लोएस्ट पोजीशन पर। तो मिनिमम वेलोसिटी है ये एट द लोएस्ट पोजीशन। V मिनिमम क्या है एट द लोएस्ट पोजीशन, तो वो है 5GR, VL इक्वल टू √5GR। अब ये फिगर देखिए फिर से मैं बना रहा हूं, इसको एक बार ध्यान दीजिए। ये 2 पोजीशन लिया था ऐसे, पहले 2 लाइन ले लीजिए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, यहां लिखा था A, यहां लिखा था B। तो यहां पर जो वेलोसिटी था VH ये था √GR, यहां पर VL ये हो गया √5GR कि नहीं। अब ये अगर यहां पर ले A पर, सॉरी H यहां नहीं है, यहां A है,
ए पोजीशन है, यहाँ पर थीटा कितना डिग्री हो जाएगा 90, तो यहाँ वेलोसिटी क्या आ जाएगी, यही रख लीजिए v एट ए या v एट बी, v ए कितना हो गया, ये cos 90 0, तो 2gr प्लस वी एच की वैल्यू gr, तो √3gr, ये हो जाएगा √3gr, वही वैल्यू यहां पर भी होगी v एट बी स्क्वायर √3gr, यही आया ना। तो ये है वेलोसिटी, मिनिमम वैल्यू है, दीज आर द मिनिमम वेलोसिटी। हाईएस्ट पोजीशन पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी है, √gr, लोएस्ट पोजीशन पर √5gr, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर √3gr, √3gr। और टेंशन कितना है, ऊपर हो गया 0 और नीचे 6, यहाँ पर T एट ए उसी फार्मूले में हमने हटा दिया ना टेंशन, उसको देख सकते हैं, ये 3 mg होता है, यहाँ पर भी टेंशन 3 mg, यहाँ पर भी, यहाँ टेंशन 6 mg, यहाँ पर टेंशन 0। These are the minimum values for velocity and tension when particle complete vertical circle। क्लियर है। अब इसमें 2 कंडीशन और होती है। अब अगर वेलोसिटी यहां पर लोएस्ट पोजीशन पर √5gr से कम है तो सर्किल को कंप्लीट नहीं करेगा। तो अब 2 कंडीशन हैं। 2 कंडीशन कौन सी हैं, पहले वेलोसिटी 0 होगा या पहले टेंशन 0 होगा, दोनों के लिए अलग अलग कंडीशंस हैं। अगर पहले वेलोसिटी 0 हो गया, विदाउट टेंशन बिकम्स 0, है देर में क्यों। अब देखिए, पहले ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए पार्टिकल मोशन कर रहा हो तो टेंशन है और क्या है, वेलोसिटी, दोनों के रिलेशंस हैं। अगर वेलोसिटी पहले 0 हो गया और टेंशन 0 नहीं हुआ, तब क्या होगा, पार्टिकल ऑक्सीलेट करता है बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो फॉर ऑक्सीलेशन v vanish before t, यानी वेलोसिटी बिकम 0 बिफोर टेंशन। इसका मतलब टेंशन रहेगा और वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, वेलोसिटी एट द लोएस्ट पोजीशन √2gr से कम होना चाहिए। यानी जो वेलोसिटी है एट द लोएस्ट पोजीशन, v एट लोएस्ट पोजीशन √2gr से कम होना चाहिए। 3 नहीं, 2 है कंडीशन, और 0 से अधिक होना चाहिए। तब जो एंगल रहेगा थीटा वो 90 से कम रहेगा। क्या रहेगा, 90, अभी लिखो मत, अभी हम लिखवा देंगे। 90 से क्या रहेगा, कम। तो ये पहली कंडीशन है फॉर द ऑक्सीलेशन बिटवीन द 2 हॉरिजॉन्टल पॉइंट और पोजीशन ए एंड बी। तो ऐसे पार्टिकल ऑक्सीलेट करेगा, ऊपर उसके नहीं जाएगा, इस तरह से ऑक्सीलेशन होगा। दूसरी कंडीशन है कि अगर उसकी वेलोसिटी √3gr से ज्यादा है एट द लोएस्ट पोजीशन, तब तो ये इसके ऊपर पहुंच जाएगा। तो ऊपर पहुंचेगा तो टेंशन में भी 0 बिफोर वेलोसिटी,
तो जब टेंशन जीरो होगा, मान लीजिए यहां पर आकर के टेंशन जीरो हो गया, तो पार्टिकल ऐसे फिर मोशन करेगा, कंप्लीट नहीं करेगा लूप को, फिर वो ऐसे चल करके यहां कहीं पहुंच जाएगा, है ना। तो वो किस कंडीशन में होता है, पहले इसको लिखिए नंबर 1, ये हो गया पूरा वाला। पहले अब इसको लिखिए, आगे उसको अभी डिस्कस करेंगे। लिखिए नंबर 1, आर पार्टिकल oscillating between the two horizontal position A and B, velocity vanish before tension, velocity vanish before tension, जीरो होना, वेनिश माने खत्म हो जाना, velocity vanish before tension, then अब ये कंडीशन है, थीटा जो होगा 90 से कम रहेगा, 0 से बड़ा और 90 से कम, और वेलोसिटी क्या रहेगी, एट लोएस्ट पोजीशन लेस देन √2gr एंड मोर देन 0, ये कंडीशन होती है। ये थर्ड कंडीशन है, 2 इसके पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट लिखिए, इफ टेंशन vanish before the velocity, if tension vanish before the velocity, यानी टेंशन जीरो हो जाए लेकिन वेलोसिटी जीरो ना हो, देन पार्टिकल रीचेस above the horizontal position AB, particle reaches above the horizontal position AB and complete the projectile path as, अभी फिगर बना दे रहा है, देखिए ये है हॉरिजॉन्टल पोजीशन, अब इसके ऊपर पहुंचेगा तो ऐसे मोशन कर जाएगा, ये है, ये सर्किल को कंप्लीट नहीं किया, मान लीजिए यहां पर आकर के उसकी वेलोसिटी, तो टेंशन जीरो हो गया लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं हुआ, तो जिस वेलोसिटी से मोशन कर रहा है अब उस वेलोसिटी से ऐसे उसका एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा और फिर उस पाथ को ये कंप्लीट करेगा। तो यहां पर आकर के क्या हुआ, इस पोजीशन पर t तो जीरो हो गया बट v इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो कंडीशन इसका मतलब वो 90 डिग्री से लार्ज एंगल पर पहुंच गया, उसका एंगुलर पोजीशन 90 डिग्री चाहिए था ना वर्टिकल, तो ये 90 से ऊपर है, ये एंगल बना, तो अब ये एंगल होगा थीटा ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 होने का मतलब कंप्लीट कर लेगा सर्किल को, और वेलोसिटी तक क्या होगा, एट लोएस्ट पोजीशन √5gr से कम और √2gr से अधिक, यानी वेलोसिटी बिटवीन √2gr एंड √5gr एट द लोएस्ट पोजीशन।
यहां पर वेलोसिटी जो होगी ये है लोएस्ट पोजीशन और ये हाईएस्ट पोजीशन, तो लोएस्ट पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी √2gr से अधिक होगा, तभी वो हॉरिजॉन्टल के ऊपर पहुंचेगा। लेकिन √5gr होता तो कंप्लीट कर लेता, तो उससे क्या रहेगा, कम, उससे क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं सब पर पूछे गए। अब क्लियर आया समझ में? इसका मतलब अगर कोई पार्टिकल वर्टिकल सर्किल में मोशन कर रहा हो तो लोएस्ट पोजीशन पर टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्किल एट द लोएस्ट पोजीशन वेलोसिटी कितनी होना चाहिए, √5gr से अधिक या उसके इक्वल। हाईएस्ट पोजीशन पर तब वेलोसिटी क्या होगी, √gr, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में √3gr। ये होगा बिटवीन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन डाउन, तो होगा उसकी वेलोसिटी लोएस्ट पोजीशन पर √gr से कम, उसके अबव √5gr से कम, लेकिन √2gr से अधिक। क्लियर है? तो ये पोजीशंस होते हैं उनके। अब इन्हीं पर ज्यादातर न्यूमेरिकल्स पूछे गए। एक न्यूमेरिकल बहुत कॉमन है, वो पूछा गया नीट में कई बार। अब वो क्वेश्चन ये है, देखिए एक पार्टिकल या एक बॉडी है जो किसी स्लोप पर स्लाइड कर रहा है और वो स्लोप ऐसे है, यहां पर आकर के एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस है r। तो यहां से एक छोटा सा पार्टिकल है जो स्लाइड कर रहा है, रोलिंग नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ये स्लाइड करता है और ये सर्किल को यहां पर आकर के कंप्लीट करता है जिसका रेडियस क्या है, r है। तो पूछा गया है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्लोप, ये पूछा है कि कितनी हाइट से ये मोशन करे कि ये सर्किल को कंप्लीट कर दे। क्वेश्चन जरा एक बार लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं, लिखिए ए स्मॉल बॉडी इज अलाउड टू स्लाइड, रोल नहीं है, रोलिंग का भी एक क्वेश्चन है ऐसे, इज अलाउड टू स्लाइड ऑन एन inclined plane as shown in figure. From rest position. What must be the minimum height? What must be the minimum height of the plane so that body may complete the loop? Body may complete the loop. Body may complete the loop. ऑप्शन लिखिए, नंबर 1 H इक्वल टू 3/2r, नंबर 2 H इक्वल टू 5/2r, नंबर 3 H इक्वल टू 5/4r, नंबर 4 H इक्वल टू 3/4r। क्लियर है? ये नीट में पूछा गया था, लेकिन यहाँ डायामीटर रख दिया था, रेडियस के बजाय डायामीटर था। ये नीट 18 का क्वेश्चन है, लेकिन वहां रेडियस नहीं था, क्या था ये,
ये डायामीटर उन्होंने ले लिया था, तो रेडियस आ जाएगा तो डायामीटर भी आ जाएगा। कैसे लगेगा, इसमें क्या लगाना है, ये सर्किल को कंप्लीट करे। पहले तो कंडीशन ये है कि नहीं, अरे क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी स्लाइड कर रहा है फ्रॉम रेस्ट, यहां पर उसकी वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से स्लाइड कर रहा है, जिसकी हाइट कितनी है h, और वो नीचे आकर के रेडियस r के सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करता है। तो मिनिमम हाइट क्या होना चाहिए, उससे ज्यादा पर तो हमेशा कंप्लीट करेगा। मिनिमम हाइट कितनी होगी कि सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करे, तो मिनिमम वेलोसिटी यहां चाहिए ना कि नहीं, यहां पर मिनिमम वेलोसिटी क्या चाहिए, यहां पर जो मिनिमम चाहिए वो होना चाहिए √5gr, इतनी होनी चाहिए कि नहीं, अभी यही तो बताया। तो अगर यहां पर वो वेलोसिटी गेन कर लिया तो अपने आप सर्किल को कंप्लीट कर लेगा, यानी लूपिंग द लूप। अब क्या लगेगा सवाल में, न्यूमेरिकल में कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये नीचे आ रहा, कितनी हाइट h, वही काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा कि नहीं। अगर कोई और कंडीशन नहीं है तो क्या रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन है, लेकिन ये सर्किल पर उसको कंप्लीट भी करे तो इसलिए वर्टिकल सर्किल का भी है। तो ये कंबाइंड क्वेश्चन है, दोनों आता रहेगा तब आ जाएगा। अब मान लीजिए वो लोएस्ट पोजीशन जब यहां तक गिरेगा तो फ्री फॉलिंग होगी, भले वो स्लोप के अकॉर्डिंग आ रहा हो। हाइट कितनी गेन करे, हाइट कितना नीचे आएगा h, तो काइनेटिक एनर्जी बदलेगी। काइनेटिक एनर्जी पहले 0 है, अब बदल करके हो जाना चाहिए जितनी ये वेलोसिटी है, तो ½ mvl²। और कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, तो डेल्टा जो U होगा वही क्या होना चाहिए, डेल्टा K। डेल्टा U इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा K। और डेल्टा U क्या होगा, यहां से यहां तक गिरेगा तो यहां पर एनर्जी है U mgh, नीचे जब आएगा, और ऊपर क्या एनर्जी, ये फाइनल है, माइनस इनिशियल था 0 कि नहीं, इसको अब हम मान लेंगे इनिशियल पोजीशन। तो यहां से अब नीचे आ रहा तो कितना h हाइट नीचे आया, कितना गेन किया, हाँ mgh, और पहले क्या था 0, यही काइनेटिक एनर्जी हो गया। पहले काइनेटिक एनर्जी क्या था 0, अब काइनेटिक एनर्जी ½ mvl²। तो इसका मतलब यही आया mgh इक्वल टू ½ mvl²। तो ये m कैंसिल कर लीजिए। अब VL² क्या होना चाहिए, VL² होना चाहिए √5gr, इसका स्क्वायर, तो ये हो गया ½ 5gr, तो ये हो गया GH, G कैंसिल कर लीजिए, तो H इक्वल टू कितना आया 5/2r। बस यही क्वेश्चन था, इतना ही है लगाना इसमें। और अगर डायामीटर में के टर्म में लिखना चाहो तो H इक्वल टू रेडियस और डायामीटर में क्या रिलेशन है, डायामीटर दुगना होता, रेडियस आधा होगा डायामीटर का, तो ये है 5/2 और रेडियस को लिख दें d/2, डायामीटर का आधा, तो H इक्वल टू 5/4d हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा था डायामीटर के टर्म में, बस यही है। और ये बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, 1-2 बार नहीं, बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया कि कितनी हाइट से कोई बॉडी स्लाइड करे। ये भी बहुत बार पूछा गया कि रोल करे।
अगर रोलिंग हो रहा हो तो फ्रिक्शन भी रहेगा कि नहीं, बिना फ्रिक्शन के कभी बॉडी रोल नहीं करेगी। तो उसका आपको बताया गया होगा, फ्रिक्शन बताया गया कि नहीं अभी, उसके लिए न्यूमेरिकल बताया गया होगा इस तरह का। तो ये देखिए हमेशा 5/2r आता है। एक क्वेश्चन और भी खूब पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। क्लियर है ये, कहीं दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, चलिए आगे, मिटा हटा दें, लिखिए दूसरा क्वेश्चन। ए बॉडी slide down, a body slide down from rest placed on top of a sphere, placed on top of a sphere of radius capital R. What is the height from the lowest position? Height from the lowest position. Particle leave the sphere. Particle leave the sphere. Leave the sphere. स्फीयर को कब छोड़ देगा, ये पूछा है, कई बार पूछा है, कभी स्फीयर और कभी हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर होगा तब हाइट क्या होगी, स्फीयर होगा तब हाइट क्या होगी। रिजल्ट तो दोनों में, थ्योरी तो एक ही है। अगर हेमीस्फीयर है तो आधा रेडियस से स्टार्ट करेंगे और स्फीयर होगा तो डायामीटर लेना पड़ेगा, यही तो फर्क हुआ। तो आपका क्वेश्चन ये है, एक स्फीयर है, ऐसे पार्टिकल यहां पर है और ये रेस्ट से स्लाइड कर रहा है, ये स्मूथ सरफेस है, इसका मतलब u = 0 से स्लाइड किया। अब ये है हाइट ग्राउंड से, ये है लोएस्ट पोजीशन और ये है हाईएस्ट पोजीशन। कुछ देर जब ये स्लाइड करेगा तो ये सरफेस को छोड़ देगा। तो कितनी हाइट पर रहे कि ये सरफेस को छोड़ दे, ये कंडीशन है। अगर हेमीस्फीयर होता तो इतना पोर्शन होता तो ये रेडियस कम रहता कि नहीं, रेडियस क्या रहता, कम रहता। अब वो इतनी हाइट है यहां से लोएस्ट पोजीशन से, यहां पर मान लो छोड़ दे रहा है कि नहीं, यहां पर वो स्फीयर को, स्फीयर तो ऐसे है ना, अब बॉडी ऊपर से स्लाइड किया तो ऐसे थोड़ा चलेगा, कुछ देर बाद वो सरफेस को छोड़ेगा। तो सरफेस को कितनी हाइट पर वो छोड़ेगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन लिखिए, h = 2/3r, h = 5/3r, h = 7/5r, h = 9/3r, oh sorry 10/3r।
है? अभी कई सालों में पूछा है। एच माने हाइट, हाइट फ्रॉम द लोएस्ट पोजीशन, हाइट फ्रॉम द लोएस्ट पोजीशन, ये पूछा है, क्वेश्चन में लिखे हो भाई, देखो। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा, कैसे लगेगा बताइए? अब किसी प्लेस पर निकाल लीजिए, किसी प्लेस के लिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे ये बताइए, लगाओगे कैसे? अगर कोई बॉडी स्फीयर पर है तो जब उसके टॉप पर होगा, जैसे मैं खड़ा हूं, आप कहां हैं? आप नहीं टॉप पर हैं, आप भी स्फीयर पर हैं, आप भी अर्थ स्फीयर पर हैं ना, किसी प्लेस पर, लेकिन आप स्लाइड नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं स्लाइड कर रहा है? क्यों नहीं स्लाइड करते हैं? ग्रेविटी के वजह से कि नहीं? फोर्स आपके हमेशा कहां लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और फ्रिक्शन भी रहता है कि नहीं? यहां पर एक स्फीयर है, इसके अगर टॉप पर कोई बॉडी होता तो दो फोर्स होते, एक होता वेट और दूसरा होता रिएक्शन। क्या होता? वेट, अरे पीछे आपको लॉ ऑफ मोशन पूरा पढ़ा दिया गया। अगर किसी सरफेस पर बॉडी है तो दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, और दो बॉडी भी है, एक है ऑब्जेक्ट और दूसरा प्लेन है। तो वेट कहां है? ऑन द प्लेन ऑफ द, यानी ऑन द सरफेस, उस पर बॉडी का वेट होता है, और रिएक्शन अपवर्ड होगा। तो यहां पर अगर बॉडी है तो वेट डाउनवर्ड है और रिएक्शन अपवर्ड है। जब ये मोशन स्टार्ट किया, अभी मोशन नहीं कर रहा है, जब ये स्लाइड करना शुरू हुआ, सरफेस स्मूथ है, तो और कोई फोर्स नहीं लगेंगे। क्या लगेगा? सर्कुलर मोशन होगा, पहले वो सर्किल पर चलेगा, और जब पाथ को छोड़ेगा, सरफेस को छोड़ेगा, तब वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। तब क्या होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जब तक वो नहीं छोड़ता सरफेस को, कहां जा रहे हो? है? कहां जा रहे हो? कहां? पढ़ाई पढ़ने आए हो कि खेल खेलने आए हो? बैठ जाओ, चुपचाप बैठो। बीच में पढ़ रहे हो, क्लास 11 12 पढ़ के आए हो ना, तब कहां बीच में पढ़ रहे हो? मान लीजिए इस पोजीशन पर वो नहीं छोड़ता, तब क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा कि नहीं होगा? रिएक्शन होगा और वेट होगा। ये रिएक्शन है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, एफसी। अब mg वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लीजिए। एक तो टेंजेंशियल ऐसे, तो अब जहां एंगल लोगे, मान लो ये वर्टिकल से एंगल लिया, तो ये एंगल थीटा हो गया, तो ये mg साइन थीटा हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा? mg cos थीटा। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर क्या होगा? नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इक्वल टू क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। ध्यान है? यही तो आएगा। अब नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितना है? mg cos थीटा माइनस r,
तो ये हो जाएगा mg cos थीटा माइनस r इक्वल टू m v स्क्वायर बाई r। तो r निकाल लीजिए, r इक्वल टू, इसको इधर लाइए, इसको इधर, तो mg cos थीटा माइनस m v स्क्वायर बाई r, ये इक्वेशन हुआ। अब अगर वो सरफेस को छोड़ेगा तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा, तभी सरफेस को छोड़ेगा जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाए। तो पार्टिकल लीव द सरफेस इफ r इक्वल टू जीरो, तो वो कंडीशन है। तो r अगर जीरो हो जाएगा तब mg cos थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, एम हटा दीजिए और इससे पहले कॉस थीटा निकालिए, कॉस थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, ये एक इक्वेशन बन जाएगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए। यहां पर अगर वो छोड़ दिया, जब ये एंगल थीटा cos थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी हो जाएगा तो सरफेस को छोड़ देगा। अब यहां से वो इतना नीचे आ गया, अब मान लो ये y है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए। यहां पर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जीरो था, यहां काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। ये हो जाएगा बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। mgh यानी mgy कितना नीचे आया, केवल mgy नीचे आया है, तो डायरेक्ट लिख दे mgy इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और y की वैल्यू अब देखिए कितना है, y कितना हो जाएगा, ये रेडियस है, ये यहां तक रेडियस है पूरा, तो ये हो जाएगा r माइनस वाई, ये इतना, और ये है y। r में से ये हम घटा दें, यहां देखो पहले इसको हटा रहे हैं इतना, अब अभी देखिए ये आया, ये आपका y है और पूरा कितना था, r था, पूरा कितना था, r था, यहां से यहां तक ये रेडियस है, मान लो स्मॉल r है, आप स्मॉल r लिखे हो कैपिटल r लिखे हो, स्मॉल r लिखो क्योंकि कैपिटल r रिएक्शन लिख रहे हैं, तो अब ये भी तो r है, ये इतना, तो ये थीटा है, तो ये r cos थीटा है, तो y कितना है, r माइनस r cos थीटा, पूरा रेडियस में से r cos थीटा घटा दो, वही y है। तो आ गया समझ में, यहां से यहां तक कितना है रेडियस, अरे रेडियस है ना, नहीं समझ में आ रहा है, अरे भाई ये पॉइंट और h, यहां से यहां तक क्या है रेडियस, हमको y चाहिए, तो रेडियस में से ये घटा देना, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये भी रेडियस है, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या होगा r cos थीटा, और ये क्या होगा r sin थीटा, तो r में से r cos थीटा घटा दे तो वही y है, तो y कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो गया, यहां लिख दे रहे हैं आपका y आया
y इक्वल टू रेडियस में से r cos थीटा घटा लो, तो ये r कॉमन ले लो, 1 माइनस cos थीटा, यही आपका y है। इतना नीचे आया, अब यहां रख दे रहे हैं, ये हो गया r 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, m कैंसिल कर दे रहे हैं और जी आर नीचे ले आ दे, 2 यहां ला दे, 2 यहां, और ये जो जी आर है वो नीचे, तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। अब वी स्क्वायर बाई आर जी क्या है? cos थीटा है, क्या है? cos थीटा, तो रख लें अब, तो ये हो गया 2 माइनस 2 cos थीटा इक्वल टू cos थीटा। अब इस 2 को इधर ले आइए, तो 2 इक्वल टू cos थीटा प्लस 2 cos थीटा, तो ये हो गया 3 cos थीटा, तो ये आ गया 2। अब cos थीटा की वैल्यू क्या आई? 2/3, और cos थीटा है क्या? यहां से देखिए, इससे cos थीटा क्या है? cos थीटा क्या है? यही है ना बेस, तो ये मान लो कुछ है, x मान लो, ये इतना क्या मान ले? x, तो x बाई आर, x बाई आर क्या है? cos थीटा है, x बाई आर इक्वल टू क्या हो गया? cos थीटा, और वो x बाई आर क्या आ गया? 2/3 आ गया, तो x कितना आ गया? 2/3 आर, तो ये इतना 2/3 आर आया, और उसमें आर और जोड़ दो, अगर ये स्फीयर है तो हाइट, अब ये पूरा एच है आपका, ये इतना एच है, तो ये आया आर प्लस एक्स, तो देन ये लिख दे रहे हैं एच इक्वल टू आर प्लस एक्स, तो एच इक्वल टू कितना आ गया? आर और प्लस 2/3 आर, कितना हो गया? 5/3 आर, ये ग्राउंड से है, और हाईएस्ट पोजीशन से y, अरे 2r में से घटा दोगे आ जाएगा। हेमीस्फीयर होता तो ये x की वैल्यू आती, तो कई क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। अगर हेमीस्फीयर होता तो यही x जो आया इतने हाइट पर वो छोड़ देगा, अपर पोजीशन से है, नीचे से अगर 2/3 आ रहा है तो अपर पोजीशन से 1/3 आर, कि नहीं होगा? और अगर ये पूरा स्फीयर है तो यहां से कितनी हाइट है? तो आया 5/3 आर। ये सब बड़े क्वेश्चन हैं और बहुत टिपिकल है, और ये रिजल्ट बार बार अगर याद रखोगे तो तुरंत आ जाएगा, लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कितने हाइट से छोड़ देता है। आंसर क्या बना? ये पोजीशन कितना आया? 1/3 आर, क्या आया? ये अगर ये 2/3 है तो ये कितना है? 1/3 आर। तो अगर केवल वही याद रखें कि जहां से स्लाइड करेगा 1/3 आर पर छोड़ देगा, तो नीचे वाला यहां से निकालना हो तब भी निकल आएगा, यहां से निकालना हो तब भी निकल आएगा, कि नहीं आ जाएगा? आया क्लियर? तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे हैं, ये जान लो। अब देख लीजिए, ये लगाना पड़ेगा इतना, तब ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा वो। हाँ, पूछा गया है, एक बार ये पूछा गया है, जो इसके पहले बताया वो कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, लेकिन अब वो जब तक आप पूरी थ्योरी जानोगे नहीं तब तक सवाल लगा नहीं पाओगे। अब ऐसे नहीं आता सीधे। चलिए, यहां तक हो गया। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब एक क्वेश्चन और लिखिए, ये नीट 2016 का है, बहुत आसान क्वेश्चन है भी। लिखिए, एक्सेलरेशन ऑफ, ये हो गया कंप्लीट।
लिख लो पहले भाई। आए? नहीं, यहां तक का, यहां तक है। पूरा गोला होगा 2r। पूरा गोला कितना है? अरे भाई उसका डायामीटर है वो। तो यहां तक, जहां तक वो पार्टिकल आया है और स्फीयर को छोड़ा, तो अगर ये निकाल लिया, ये 1/3r है। यूनिवर्सल क्वेश्चन है ये। अगर ये 1/3r है, तो अगर यहां से निकालना हो तो r - 1/3r, यहां से निकालना हो तो 2r - 1/3r, कि नहीं? तुरंत हाइट आ जाएगी। अब हटा दें। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन ये है, देखिए मैं बना दे रहा हूं पहले। लिखो क्वेश्चन। एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, acceleration of a particle moving along a circular path, moving along a circular path of radius 2.5 meter, of radius 2.5 meter at any instant, at any instant, at any time, at any instant, its acceleration is 15 meter per second square, as shown in figure, as shown in figure. What is the speed of the particle then? What is the speed of the particle then? Number 1, 6.2 meter per second, 6.2 meter per second. Number 2, 4.5 meter per second. Number 3, 5 meter per second. Number 4, 5.7 meter per second. अब इसका जो रेडियस है वो है 2.5 मीटर और एक्सीलरेशन है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब बताइए कैसे लगेगा? एक्सीलरेशन ये है, फिगर में दिया हुआ है, और कितने एंगल पर है? ये इस लाइन से, सेंटर की तरफ जो लाइन है उससे 30 डिग्री पर है। एक्सीलरेशन की वैल्यू है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या रिजल्ट आएगा और कैसे लगेगा? यहां फिगर देखिए ना, इसी में क्लियर हो जाएगा। इसका रेडियस कितना है? सर्कुलर पाथ का रेडियस है 2.5 मीटर। एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है कि नहीं?
उसका एट एनी टाइम ये एक्सेलरेशन है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाया गया है। कब? जब ये इस वाले लाइन से 30 डिग्री के एंगल पर है। तो पूछा है कि इस समय इसका स्पीड कितना है, यही पूछा है। ये तो आप सर्किल वाला नहीं भी लगाते, पहले वो सोचना चाहिए कैसे आएगा, फिर सर्किल वाला बाद में लगाएंगे। वेलोसिटी कैसे आ जाएगी? हैं? और क्या तभी तो आएगा। अब देखिए यहाँ नहीं आ रहा तो अरे भाई कुछ तो लगाइए आप लोग। यहाँ देखिए एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है कि नहीं है? है नहीं? अरे कुछ तो बोलो। ये डाउनवर्ड है, हमको अगर इस तरफ निकाल लें तो ये कौन सा एक्सेलरेशन मिल जाएगा? सेंट्रीपिटल। कौन सा मिल जाएगा? अगर यही एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इधर निकाल लें तो क्या मिल जाएगा? सेंट्रीपिटल। तो AC कितना है? AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये है 15 cos 30। कितने एंगल पर है? 30 डिग्री। तो जब आप टूवर्ड्स द सेंटर लोगे तो क्या आ जाएगा? 15 cos 30 और 15 cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू बताइए कैसे लगाओगे, क्या बताओगे? √3/2। तो ये हो गया √3/2, ये एक्सेलरेशन हो गया। और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता v²/r। तो ये हो गया 15 इंटू √3/2। तो v क्या आया? पहले तो स्क्वायर रूट r से मल्टीप्लाई हो गया, तो 15 इंटू √3/2 इंटू r। अब r की वैल्यू क्या है? 15 इंटू √3/2 इंटू 2.5। सभी वैल्यूज नोन है, इसको कैंसिल कर दो। ये 1.25 और √3 की वैल्यू 1.73 और ये 1.25। इसको सॉल्व कर दो। अब पूरा मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो बड़ा क्वेश्चन अभी भी है, मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर रूट लेना है, कंपोनेंट निकालना है, सर्कुलर पाथ के लिए सेंटीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है। तो सारे कंसेप्ट अभी भी लगेंगे। अब ये कितना आया? 5.7 मीटर पर सेकंड। सॉल्व करके देख लीजिए। चलो अच्छा, एक बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था, उसको मैं पूछ लेता हूं, आपसे बताता नहीं हूं, केवल पूछ ले रहा हूं। ये नीट 17 में पूछा था। हाँ अब लग गया ये। अब तो लिख लो, घर पे जाकर कैलकुलेट करना और स्क्वायर रूट निकाल के देखना और यही आंसर आएगा। एक क्वेश्चन ये देखिए, पहले आप लिख लो क्वेश्चन को, तब पूछता हूं। पहले लिखिए, ए पार्टिकल ऑफ मास m, ए पार्टिकल ऑफ मास m attached with a string, attached with a string of length small l at its one end, at its one end other end of the string is fixed
at the center of a horizontal table, center of a horizontal table, a particle moving on circular path, a particle moving on circular path with speed v, then net force towards the center is, नंबर 1 है T, पहला ऑप्शन। दूसरा है T प्लस mv²/L, तीसरा है T माइनस mv²/L, और चौथा है 0। ये है ओरल क्वेश्चन है ये पूछा भी गया है एग्जाम में। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। अब पहले समझा दे रहा हूं, क्वेश्चन समझ लीजिए। एक स्ट्रिंग है, उस पर एक पार्टिकल बंधा हुआ है, ऐसे एक टेबल है हॉरिजॉन्टल, उसके सेंटर पर उसको एक सिरे को बांध दिया। अब ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्किल में पार्टिकल चल रहा है। मोशन कैसा है? हॉरिजॉन्टल, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर पूछा है, यही पूछा गया है। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ये बताना है कितना होगा। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर 0 कि नहीं? अगर नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर 0 होगा तो पार्टिकल कभी सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। अब दूसरा बताइए, मान लो आप ऐसे ही बता रहे हो बिना लगाए, क्या होगा? थर्ड क्या है? T माइनस mv²/L। क्यों होगा ये? टेंशन लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, और mv²/L बाहर की ओर है। यानी एक एक्शन है, दूसरा रिएक्शन है। देखिए अभी भी नहीं बता पाए। अरे भाई पूरा सर्कुलर मोशन पढ़ लिया, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ही सेंट्रीपिटल फोर्स है, और वो कहां से मिलता है? टेंशन से। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर क्या है? टेंशन है। क्या है? वही mv²/L के इक्वल होगा, वही टेंशन प्रोवाइड करेगा। तो ऑप्शन क्या रहेगा? पहला ही होगा। जब वर्टिकल सर्किल में मोशन है तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर T नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें वेट भी है, अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग उसका कंपोनेंट है। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल सर्किल में मोशन है और वो भी टेबल पर रखा है, तो सेंटर की तरफ क्या फोर्स है? टेंशन। उसी की वजह से वो मोशन करेगा सर्कुलर पाथ। चलिए क्वेश्चन और बताइए, ओरल है। ये पूछा है पार्टिकल, देखिए नीट 19 का क्वेश्चन है। A particle of mass m attached with a thin wire and moving on vertical circle, moving on vertical circle, then ये कहा है
The string will break at the position, highest position, lowest position, ये दिया अलग अलग। तो at the maximum height, when wire is horizontal, at the lowest point, at 60 degree from the vertical। अगर मान लो एक स्प्रिंग में किसी मास को बांध दिया, ऐसे घुमाया जा रहा है, तो कहां पर स्प्रिंग टूटेगा? ऊपर जाकर के टूटेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा तब टूटेगा कि नीचे टूटेगा? क्यों नीचे क्यों टूटेगा बताओ? नीचे ही आने पर ब्रेक क्यों होगा? अरे मिनिमम टेंशन 6 mg है। मिनिमम टेंशन कितना है एट द लोएस्ट पोजीशन, और मैक्सिमम टेंशन बहुत कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्पीड। हाईएस्ट पोजीशन पर मिनिमम क्या है? 0। हॉरिजॉन्टल पर 3 mg, तो कहां टूटेगा? जहां टेंशन ज्यादा होगा ना। तो लोएस्ट पोजीशन पर टेंशन कितना है? लीस्ट टेंशन है 6 mg, तो वहीं जाकर के टूटेगा ना जहां टेंशन सबसे ज्यादा होगा। इसमें तो कुछ लगाने नहीं है कि लगाना है। इसका मतलब थ्योरी को कोई ध्यान नहीं दे रहे हो, सोच रहे हो कि वो उतना बड़ा कहां पूछा जाएगा। उसी में से सारे क्वेश्चन बनेंगे, ये आप जान लीजिए। जो थ्योरी पढ़ाया जा रहा है, जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे सारे न्यूमेरिकल उसी थ्योरी से आएंगे, और ऐसे बहुत कम होगा कि डायरेक्ट ऐसे आ जाए। कभी कभी होगा कि आपको पूरा लगाना पड़ेगा, जैसे अभी लगाया तो सवाल आया कुछ, तो उसको पहले घर पर रिवाइज करिए। कल अभी हम पहले इंपैक्ट डिस्कस करेंगे, कोलिजन, और वो भी बड़ा टॉपिक है, उसमें भी बहुत बड़े बड़े रिजल्ट है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा है। तो पहले हम उसकी थ्योरी और फिर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। जब ये पूरा हो जाएगा तो 2 क्लास हमको केवल न्यूमेरिकल कराने का अलग से टाइम है। हाँ, 7 पीरियड का है ना, तो अभी तो आज चौथा है, तो फिर हम उसमें पूरा सवाल एक साथ कराएंगे जो बचा रहेगा। चलिए ठीक। आपसे पढ़ाते हैं क्वेश्चन निकालने में टाइम भी बचता है। सर ये कि आपको पढ़ाने में 4 दिन लगा देंगे, लेकिन क्वेश्चन कराएंगे साथ साथ समझ नहीं आएगा, उसे बातें रहेंगे। आपका सर स्पीड भी सही हो, उसके अकॉर्डिंग कांसेप्ट लर्निंग भी बहुत अच्छा है। आपका सर